हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई सिलेबी। सो आज हम आ चुके हैं हमारी टीओसी की सीरीज के 4th लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे रेगुलर लैंग्वेज और हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को ब्रीफली। सो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होती हैं। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज थी वो क्या थी? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट टाइप हमारा क्या था? रेगुलर लैंग्वेज, जिसे 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसकी जो टाइप 3 है वो क्या रहेगी? रेगुलर लैंग्वेज। उसके बाद हमारी दूसरी थी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो कि टाइप 2 तरह की लैंग्वेज है। उसके बाद हमारी तीसरी थी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जो हमारी टाइप 1 लैंग्वेज है। हमारी चौथी लैंग्वेज कौन सी है? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, जो हमारी 0 टाइप की लैंग्वेज है, और उसे हम स्ट्रक्चरल वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो टाइप 3 लैंग्वेज है वो सबसेट है किसका? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। हमारी जो रेगुलर लैंग्वेज है वो सबसेट है किसकी? सीएफएल की। सीएफएल के पास और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो जिनको वो सेटिस्फाई करती है, अदर देन किसकी? रेगुलर लैंग्वेज को। सीएफएल है वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज को तो सेटिस्फाई करेगी, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो एलिमेंट्स हैं या लैंग्वेजेस हैं जिन्हें वो सेटिस्फाई करती है। उसके बाद हमारे पास क्या है? टाइप 1 लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो क्या रहेगा? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज का एक सबसेट रहेगा। उसी तरीके से हमारा जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का एक सबसेट रहेगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा सेट है, जो सबसे लार्जेस्ट सेट ऑफ लैंग्वेजेस है, वो हमारा क्या रहेगा? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और जो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो उनकी सबसेट रहेंगी। Regular language is a subset of CFL, CFL is a subset of CSL, and CSL is a subset of REL, recursively enumerable language। इस तरीके से हमारी जो लैंग्वेजेस हैं क्लासिफाई की गई थी। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज क्या है। सो रेगुलर लैंग्वेज, a regular language can be recognized by a finite automata। तो रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? एक लैंग्वेज अगर रिकॉग्नाइज की जाती है, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, अगर रिकॉग्नाइज हो सकते हैं किससे? फाइनाइट ऑटोमेटा से, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे कि डीएफए है या एनएफए है वो पॉसिबल है, उसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, तो वो लैंग्वेज होगी रेगुलर लैंग्वेज। अदरवाइज उसे रेगुलर लैंग्वेज हम नहीं कहेंगे। वो उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, जैसे कि सीएफएल है या सीएसएल है, उस तरह की लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं होगी? रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी, अगर उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं होता है तो। उसके बाद हमारे पास जो लैंग्वेज है उसका एक एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास जो अल्फाबेट है वो क्या है? ए और बी। उसमें जो नंबर ऑफ एज है वो क्या रहेंगे? एन, और नंबर ऑफ बीज है वो क्या रहेंगी? एम। तो इस तरीके से इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स रहेंगी हमारी, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस गिवन हो सकती है। उसमें हमारे पास कंडीशंस क्या रहेंगी? यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास यहाँ 3 है और एम क्या है? 3। तो इस हिसाब से हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या रहेगी? एन, हमारे जो नंबर ऑफ एज है वो 3 रहेंगे, नंबर ऑफ बीज है वो भी क्या रहेंगे? 3 रहेंगे। अब इस तरीके से जो हमारी लैंग्वेज है उसकी स्ट्रिंग्स बनती हैं। अब हम चलते हैं कंडीशंस की तरफ। हमारी जो कंडीशंस है उसे किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो रेगुलर है या नहीं है? उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें जो पहली कंडीशन है वो क्या रहेगी? फाइनाइट लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो डेफिनेटली क्या होगी? रेगुलर होगी, और उसके लिए डीएफए क्या होगा? पॉसिबल होगा। फाइनाइट लैंग्वेज का एक एग्जांपल हमने ऊपर देखा, जिसमें हमारे पास कंडीशन गिवन थी क्या? जो एन ए है वो 3 रहेंगे और बी भी क्या रहेंगे? 3 रहेंगे। तो उसमें जो हमारे पास स्ट्रिंग बनी थी वो एक थी, और एक स्ट्रिंग के साथ तो ये जो लैंग्वेज है वो क्या रहेगी? फाइनाइट रहेगी। और अगर ये फाइनाइट लैंग्वेज है तो वो क्या होगी? रेगुलर लैंग्वेज भी होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप आता है इनफाइनाइट लैंग्वेज का। अब हम चलेंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज पे। जो इनफाइनाइट लैंग्वेज है वो हमारी क्या रहेगी? इसमें हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज में क्या था कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमें पता थी। किसी लैंग्वेज में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, हमें वेल नोन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो हमें पता है कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो वो क्या रहेगी? फाइनाइट रहेगी। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज आती है, इनफाइनाइट लैंग्वेज किस तरह की रहेगी? जैसे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एज हैं और नंबर ऑफ बीज हैं वो कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे कि हमने क्या लिया? n is greater than or equal to 0 और m is greater than equal to 0। तो अब जो हमारे पास n है और m है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एज हैं और बीज हैं वो कितने भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए, हमें नहीं पता वो कितने हैं। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ एज हैं और बीज हैं वो कितने हो सकते हैं? पहले हम 0 लेके देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ एज एंड बी 0 है तो वो एप्सिलॉन हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो नंबर ऑफ एज हैं बीज है क्या हो सकते हैं? अगर एक एक होंगे तो हमारे पास ए भी आ जाएगा, दो दो होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए और बी बी।
इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग्स बनेंगी, लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ एज कितने भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ बीज भी कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है वो हमारे पास इनफाइनाइट रहेगी, क्योंकि ये कितना भी आगे तक जा सकता है, नंबर ऑफ एज और बीज कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज। जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की लैंग्वेज आती है जो कि इनफाइनाइट होती है, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि उस लैंग्वेज में डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एज हैं वो डिपेंड करेंगे कहीं नंबर ऑफ बीज पे, या फिर नंबर ऑफ बीज डिपेंड करेंगे इस पे, नंबर ऑफ एज पे, तो वहां पे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि नंबर ऑफ एन जो एज है वो डिपेंड करते हैं एन पे, नंबर ऑफ बीज जो है वो डिपेंड करते हैं एम पे, और एन और एम का आपस में कोई लिंक नहीं है। इस हिसाब से जो हमारी लैंग्वेज है इसमें डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारी क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज। अगर इसकी जगह हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बी एन होता, तो हमारे पास क्या होता कि जो एन होगा, नंबर ऑफ एज होंगे वही नंबर ऑफ बीज होंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो नंबर ऑफ बीज हैं वो डिपेंड करेंगे किस पे, नंबर ऑफ एज पे, और जो नंबर ऑफ एज हैं वो डिपेंड करेंगे किस पे, नंबर ऑफ बीज पे। तो ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेड है। तो इस हिसाब से हमारे पास इस लैंग्वेज में क्या आ जाएगी, डिपेंडेंसी आ जाएगी। और जहां डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है वो लैंग्वेज क्या होगी, इरेगुलर होगी या नॉट रेगुलर होगी। तो हमारे पास ये क्या रहेगी, नॉट रेगुलर लैंग्वेज। क्या है कि अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो उसके बाद हम डिपेंडेंसी चेक करेंगे, अगर डिपेंडेंसी नहीं है दोनों सिंबल्स में तो वो होगी रेगुलर, और अगर उनमें डिपेंडेंसी है तो वो क्या होगी, नॉट रेगुलर होगी। तो ये थी हमारी इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब आएगी हमारे पास क्या, एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज क्या होगी, एक लैंग्वेज जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, एक भी स्ट्रिंग नहीं है। तो क्या मतलब है कि हमारे पास जो ऑटोमेटा उसके लिए बनेगा उसमें एक भी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होगी, फाइनल स्टेट एक भी नहीं होगी। तो वो किस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, एम्प्टी लैंग्वेज को। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये ऑटोमेटा है, ये क्या है हमारे पास जो डीएफए है उसकी कंडीशंस कितनी थी, 5 कंडीशंस थी, जिसमें हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, उसमें क्या होना चाहिए, सेट ऑफ स्टेट्स होने चाहिए। तो इसमें जो सेट ऑफ स्टेट्स है वो क्या है, एक है Q0 स्टेट है हमारे पास। उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, इसमें इनिशियल स्टेट है क्या है, Q0 है। उसके बाद हमारे पास इसमें तीसरी कंडीशन क्या थी, अल्फाबेट होना चाहिए, और अल्फाबेट हमारे पास इसमें क्या है, ए है। चौथी हमारे पास कंडीशन क्या थी कि इसमें फाइनल स्टेट होना चाहिए, फाइनल सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होना चाहिए। तो हमारे पास फाइनल स्टेट्स इसमें क्या है, एम्प्टी सेट है। सो एम्प्टी सेट भी एक सेट है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी हमारे पास क्या कंडीशन थी, ट्रांजिशन फंक्शन। सो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है कि हमारे पास सिंबल भी एक है और Q0 से एक ही स्टेट जा रही है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये क्या रहेगी, ये जो हमारे पास ऑटोमेटा है वो क्या होगा, डीएफए, जो कि क्या करेगा, एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो इस हिसाब से इस लैंग्वेज के लिए हमारे पास अगर डीएफए पॉसिबल है तो ये लैंग्वेज जो है वो क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि एम्प्टी लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज होती है, एम्प्टी लैंग्वेज मस्ट बी अ रेगुलर लैंग्वेज। तो इस तरीके से हमारी ये जो 3 कंडीशंस है उनसे हम पता करेंगे कि जो लैंग्वेज है हमारी वो रेगुलर है या नहीं है। और अगर हमें गिवन लैंग्वेज हमने बता दिया कि वो रेगुलर है या नहीं है, तो उस लैंग्वेज के लिए डीएफए पॉसिबल है या नहीं है वो भी हम बता सकते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए डीएफए पॉसिबल होगा। अब हम चलते हैं सीएफएल की तरफ। अब हम बात करेंगे हमारा जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज था उसमें जो सेकंड टाइप था हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उस पे। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट टाइप 2 लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसे कि हमने हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए उनके जो ऑटोमेटाज हैं वो क्या रहेंगे, तो हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसके लिए ऑटोमेटा क्या रहेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो कोई लैंग्वेज अगर वो रिकॉग्नाइज कर रही है किसको, किसी लैंग्वेज को, तो पुश डाउन ऑटोमेटा अगर किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो उस लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, सीएफएल, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो इसके कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहला क्या है कि अगर कोई लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट है, तो वो क्या होगी, रेगुलर होगी। अगर वो रेगुलर है तो वो सीएफएल भी होगी। क्यों, क्योंकि जो रेगुलर है वो क्या है, एक सबसेट है सीएफएल का। इससे हम कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। और इसका हमारे पास एक सबसेट है क्या, बी,
जिसमें हमारे पास क्या दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। जो हमारा बी है वो सबसेट है किसका, ए का। तो हमारे पास अगर कोई लैंग्वेज बी में है तो वो ए में होगी। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो CFL होगी। अब हमारे पास क्या है कि अगर कोई लैंग्वेज CFL है तो वो जरूरी नहीं है कि रेगुलर हो या ना हो। जैसे कि हमारे पास ए जो है उसमें 3 है, तो वो अगर 3 ए में है तो जरूरी नहीं है कि वो उसके सबसेट में बी में भी हो। तो इसी तरीके से अगर कोई लैंग्वेज हमारी CFL में है तो वो जरूरी नहीं है कि रेगुलर हो या ना हो। तो कोई लैंग्वेज अगर CFL है तो वो मे और मे नॉट भी रेगुलर हो सकती है, कि या तो रेगुलर है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो CFL होगी। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर है वो सबसेट है किसका, CFL का। तो ये पहली कंडीशन थी कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगी, और रेगुलर है तो वो CFL होगी। अब हम चलते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज की तरफ, कि अगर कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो CFL है या नहीं है। तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, L1। L1 में हमारे पास अल्फाबेट में सिंबल्स कितने हैं, 3, A, B और C। जो नंबर ऑफ एज हैं वो हमारे रहेंगे n पे डिपेंडेड, और जो नंबर ऑफ बीज हैं वो भी n पे डिपेंड रहेंगे, और जो नंबर ऑफ सीज हैं वो किस पे डिपेंड होंगे, m पे। किसकी वैल्यू पे, m की वैल्यू पे। जो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसीज कितनी हैं, जो नंबर ऑफ एज हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, नंबर ऑफ बीज पे। नंबर ऑफ एज है अगर वो 3 होंगे तो नंबर ऑफ बीज भी 3 होंगे, अगर ये 4 होंगे तो ये भी 4 होंगे। तो ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जो सी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ना तो वो बी पे डिपेंड कर रहा है ना ही वो ए पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, सिंगल डिपेंडेंसी है। अगर किसी लैंग्वेज में सिंगल डिपेंडेंसी होती है तो वो हमारे पास क्या रहेगा, CFL रहेगी, CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रहेगी। हमारे पास इसमें तीसरा एग्जांपल क्या है, इसमें भी हमारे पास कितने सिंबल्स हैं, A B C, 3 सिंबल्स हैं। और जो नंबर ऑफ एज है, बीज है और सी जो है वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए जो है वो डिपेंड करेगा n पे, नंबर ऑफ बी जो है वो डिपेंड करेगा n पे, और नंबर ऑफ सी जो है वो डिपेंड करेगा m पे। और इसकी हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो नंबर ऑफ n है वो इक्वल नहीं होना चाहिए m के। हालांकि हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंसी तो ये है कि जो नंबर ऑफ एज है वो इक्वल होना चाहिए किसके, b के। और हमारे पास एक और डिपेंडेंसी क्या आ गई कि जो नंबर ऑफ n है वो इक्वल नहीं होने चाहिए b के, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ b 3 है तो हम c जो है वो भी 3 नहीं ले सकते। तो ये भी एक डिपेंडेंसी है। और जो नंबर ऑफ सीज है वो डिपेंड करेगी किस पे, a पे, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ सीज जो है वो 3 है तो वो b 3 नहीं हो सकते, है ना। तो इसमें एक डिपेंडेंसी तो ये होगी, दूसरी डिपेंडेंसी हमारे पास ये रहेगी, और तीसरी डिपेंडेंसी हमारे पास क्या रहेगी, ए और सी की। तो जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसी है वो 3 है, और हमारे पास जो CFL है वो सिंगल डिपेंडेंसी को होल्ड करता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, नॉन CFL। एक CFL नॉन CFL टाइप की जो लैंग्वेज है वो ये रहेगी। तो हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स थे CFL के। तो अब हम बात करेंगे हमारी जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है उसमें जो थर्ड टाइप था कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, उसकी जो अकॉर्डिंग टू दी चॉम्स्की हायरार्की हमारे पास क्या रहेगा, टाइप 1 लैंग्वेज रहेगा। टाइप 1 लैंग्वेज और टाइप 1 लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हमारे पास क्या रहेगी, अ लैंग्वेज इज सेड कॉल्ड A language is called a context sensitive language if it is accepted by linear bounded automata। अगर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है किससे, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से। कोई लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो है अगर किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है उसके जो एग्जांपल्स है वो कैसे रहेंगे, कि पहले वाले जो लैंग्वेज थी क्या थी, CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास सिंगल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अगर मोर देन वन डिपेंडेंसी अगर हमारे लैंग्वेज में है तो वो हमारे पास क्या रहेगी, नॉन CFL रहेगी। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि हमारी जो डिपेंडेंसीज है वो कितनी भी हो सकती हैं, मोर देन 1, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। मतलब डिपेंडेंसीज कितनी भी होंगी वो होल्ड करेगा कौन, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें हमारे पास क्या है, ए जो है वो डिपेंड कर रहा है बी पे, बी जो है सी पे डिपेंड कर रहा है, सी डी पे डिपेंड कर रहा है, डी ए पे डिपेंड कर रहा है। इसमें जो डिपेंडेंसी, जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज है वो हमारे पास क्या है, मोर देन 1 है। तो जो डिपेंडेंसी मोर देन 1 रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, CSL में रहेगी। तो हमारे पास जो ये लैंग्वेज है
वो क्या रहेगी, CSL रहेगी। इसमें जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज है वो हमारे पास क्या है, 3 है। A B पे डिपेंड कर रहा है, B C पे डिपेंड कर रहा है, C A पे डिपेंड कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज है वो क्या रहेंगी, मोर देन 1। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगी, CSL। हमारी जो CSL है वो मोर देन 1 डिपेंडेंसीज को होल्ड करती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो CSL भी नहीं सॉल्व कर पाती। वो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है कि अगर अनबाउंडेड मेमोरी की हमें जरूरत हो, बहुत ज्यादा मेमोरी की अगर हमें जरूरत हो, वो तो वहां पे हमारी जो CSL है वो यूज नहीं होती। अगर हमें क्या चाहिए हो कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे हमें डिक्रीज करना हो, तो वहां भी जो CSL है वो काम नहीं करती। अगर हमारे पास जो इनपुट टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो इनपुट्स हैं वो रखते हैं, अगर उसको भी हमें इनफाइनाइट लेंथ की जरूरत हो, तो वहां पे भी जो हमारी CSL है वो वर्क नहीं करती। वो क्या करती है, सिर्फ डिपेंडेंसीज को होल्ड करती है। और जो और प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमारी जो फोर्थ टाइप की लैंग्वेज है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे हमारे जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज था, उसमें जो फोर्थ टाइप था, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की हायरार्की, जो हमारे पास था टाइप 0 लैंग्वेज उसकी। सो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या है, टाइप 0 लैंग्वेज है पहले तो। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज L इज कॉल्ड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन। अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या रहेंगे, द ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग इन L। एक जो लैंग्वेज L है, जो हमारे पास क्या है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, उसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सब एक्सेप्ट कौन करेगा, ट्यूरिंग मशीन। फॉर स्ट्रिंग नॉट इन L1, कोई भी स्ट्रिंग अगर L1 में हमारी लैंग्वेज में नहीं है तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, या तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, या उसके लिए हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो इस कंडीशन के बेस पे भी हमारे पास जो टाइप 0 लैंग्वेज है वो आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। डिसाइडेबल लैंग्वेज, डिसाइडेबल लैंग्वेज में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास क्या थी, एक स्ट्रिंग जो कि हमारी लैंग्वेज में नहीं है वो या तो रिजेक्ट हो जाएगी या लूप चलेगा उसके लिए। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो वो हमारे पास कहाँ आ जाएगी, डिसाइडेबल में। अगर उसके लिए लूप फॉरएवर चलेगा तो वो हमारे पास अनडिसाइडेबल में आ जाएगी। उसके लिए डिसाइडेबल लैंग्वेज जो है उसमें हमारे पास क्या होगा, पहले तो नॉन इनफाइनाइट लूप होगा, उसमें कोई भी इनफाइनाइट जो लूप है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी हमारे पास इसमें कंडीशन क्या है कि इफ इनपुट बिलोंग्स टू दिस ट्यूरिंग मशीन, अगर मतलब इनपुट कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से हमारे पास होगी, इससे रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज से हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा कौन, ट्यूरिंग मशीन। और वो कहाँ एंड होगी, कहाँ स्टॉप होगी जाके ट्यूरिंग मशीन में, एक फाइनल स्टेट पे। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग जो कि हमारी लैंग्वेज में नहीं है तो वो कहाँ जाके स्टॉप होगी, एक नॉन फाइनल स्टेट पे, जो कि जो स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसमें भी हमारे पास क्या है कि लूप नहीं चलेगा, इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास जो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है वो क्या है, फॉर एन इनपुट नॉट इन द लैंग्वेज TM ट्यूरिंग मशीन माइट होल्ड इन अ नॉन फाइनल स्टेट, कि जो ट्यूरिंग मशीन है वो एक ऐसे स्ट्रिंग के लिए जो कि हमारी लैंग्वेज में नहीं है उसके लिए या तो हो सकता है कि नॉन फाइनल स्टेट पे स्टॉप हो जाए। लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन भी है कि अगर वो स्टॉप नहीं होती है किसी नॉन फाइनल स्टेट पे तो हो सकता है वो उसके लिए क्या करे, एक इनफाइनाइट लूप में चले। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, अनडिसाइडेबल लैंग्वेज। और जो जहां हमारे पास नॉन इनफाइनाइट लूप है, जहां इनफाइनाइट लूप एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारे पास क्या रहेगी, डिसाइडेबल लैंग्वेज। तो इसी तरीके से हमारी जो टाइप 0 लैंग्वेज है वो 2 तरह से क्लासिफाइड है आगे फर्दर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, 4 लैंग्वेजेस, कौन सी, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो हमारी टाइप 0 लैंग्वेज थी वो क्या है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। टाइप 3 हमारे पास थी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। टाइप 2 है हमारे पास क्या, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और टाइप 1 हमारे पास रहेगी क्या, रेगुलर लैंग्वेज। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, DFA कंस्ट्रक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भूल गई क्या बोलना था। चलो आज हमने ये पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच अपने चैनल, बस आगे हिम्मत मत करो। आज 1 2 3 स्टार्ट। बताना कि आज क्या क्या पढ़ा। बस अभी करो कि आज हमने ये पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। चलो 1 2 3 start. So that's all for today's lecture. Thanks for watching. Please like, share, subscribe our channel. See you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.